हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। इसी प्रकार खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और आगे की ओर बढ़ते रहे बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी तनाव के। केवल और केवल आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हों। जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनके ऊपर आप चलते रहें और अपने जो खुशियां हैं उनको बांटते हुए, ये खुशी का टाइम है, खुशियों के पल है, इनको बांटते हुए अग्रसर हो। कई बार दूसरा, आपके जो क्या है जिंदगी में कोई भी होते हैं जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं, उनकी तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, दूसरा टांग अड़ाने की कोशिश करता है तो उसकी बिना टांग को व्यवधान माने, ठीक है, उसकी टांग को निठल्ली कर दीजिए। जिस प्रकार के कई व्यक्तियों ने आज जिन टांग को निठल्ला किया, इस प्रकार करते रहें और आप केवल अपनी ओर ध्यान दें। कई बार होता है कि दूसरा व्यक्ति चेक करने के लिए बीच बीच में आता है कि क्या पता जरूरत हो, क्या पता क्या है जरूरत हो किसी को क्या है टांग अड़ाने के लिए, कि या तो फेल हो गया, ये हो गया, तो उन टांगों से प्रभावित न हो। केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, उनकी तरफ बढ़े। आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आपके लक्ष्य हैं, आपकी खुशियां हैं, ठीक है। आपका जो भी माहौल वातावरण है, जिस उद्देश्य के लिए एसएससी की है, सीजीएल की है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की है, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की है, खुले माहौल से करें, खुले हंसकर दिल से करें और जो भी कार्य करने हैं वो हंसी खुशी सहयोग के साथ करें। घर वालों को ऐसे नहीं है दबाव में आकर कुछ बात कह दे, ऐसा न करें। न तो घर वालों पर दबाव डालें, ना खुद पर दबाव लें। हंसी खुशी के साथ के आगे बढ़ते रहें, एकांत में चलें। अकेला ही चलना है, आगे बढ़ना है, खुद ही तैयारी करेंगे, खुद ही आगे बढ़ेंगे, दूसरा कौन सहयोग देगा, ठीक है। एक होता है पार्टिसिपेट करने वाला है, वो एक सीमा तक के है आपका सहयोग करेगा, एक सीमा तक आपको बताएगा, लेकिन जब उसका खुद का नुकसान होने लग जाता है तो वो खुद को पीछे कर लेता है, जिससे आपका नुकसान ज्यादा न हो। उसका तो कम होता है लेकिन आपका नुकसान क्या है, ज्यादा न हो। क्यों? अगर एग्जाम के 15 दिन बचे हैं वो फिर भी आपको बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप क्या है आगे नहीं चल पाओगे। जो मेन एग्जाम है उसका जो किस प्रकार ब्यौरा है, किस प्रकार आंसर देने हैं, वो आप समझ नहीं पाओगे। तो आप एक सीमा तक उनके साथ रहें। बाद में क्या, जिस प्रकार आपने अपने घर वालों से अलग किया है, जहां पर आप रहते हो, तैयारी करते हो, जिस प्रकार आप पार्टिसिपेट कर रहे हो क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से, अन्य से, इसी प्रकार के आप लगे रहें, अकेले चलते रहें। एक दिन आपको लक्ष्य जरूर हासिल होगा और आपसे, आपके लिए भगवान से मेरी यही मनोकामना है कि आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए, जो खुशियां मांगी है, वो खुशियां आपको जरूर मिले। तो 1 या 2 महीने में आपको जो खुशियां हैं, एग्जाम होने वाले हैं, वो आपको खुशियां नसीब होगी। 21 नवंबर का एक एग्जाम है, 21, 23, 24 इस प्रकार का नवंबर में 3-4 एग्जाम है। तो उन एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्या आपको सफलता मिलेगी। आप इन पर चलते रहें और हंसी खुशी के साथ जिस प्रकार आप रह रहे हैं, इसी खुशी माहौल के साथ क्या है आप आगे बढ़ते रहें बगैर किसी का इंटरफेयर बीच में लिए बगैर के। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तैयारी करेंगे तो कहेंगे, ठीक है। तो बिना किसी का इंतजार किए, बिना किसी का इंटरफेयर किए कि वो आएगा, वो उसका इंतजार करें, 2 बजे वो आएगा, वो पढ़ाएगा, 4 बजे वो आएगा, वो पढ़ाएगा, ठीक है। कोई नहीं है, अपने सब्जेक्ट खुद को ही तैयार करने हैं, अपने तरीके से तैयारी करें और क्या है आगे बढ़ते रहें। भगवान आपकी हर खुशी, हर लक्ष्य में आपको क्या सफलता दिलाई और आपको क्या आगे की ओर ले जाए। आपके पास तो बहुत कुछ है, आपके पास तो क्या है बहुत कुछ है, कईयों के पास कुछ भी नहीं होता है। तो आपके तैयारी करने के लिए एक माहौल भी है और दिशाएं भी है और अच्छे सर्विस वाले भी हैं। आपके क्या सर्विस वाले भी आपको अच्छे तरह से रखेंगे जिस प्रकार आप रहना चाहते हो। और जो वहाँ जीपीजी में है, एसी वाले रूम है, नॉन एसी, कहीं भी किसी प्रकार के आप तैयारी करना चाहते हो। आजकल तो क्या माहौल है, पीछे माहौल भी नहीं हुआ करता था। तो आप अपने तरीके से, अपने अनुसार तैयारी करें और हंसी खुशी के साथ रहें। प्लीज किसी का दबाव न माने, खुशी के साथ आगे चलते रहें बगैर किसी का, अगर कहेगा वो पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा, ऐसा इंतजार किसी का न करें। अपने हिसाब से क्या पर सब्जेक्टों का टाइम दें और आगे बढ़ते रहें। जो भी नीट के हैं और पीजी के हैं, कोई भी अलग अलग स्टूडेंट है, नीट वाले भी कर रहे हैं, पीजी वाले कर रहे हैं, सीजीएल के भी, एसएससी वाले सभी स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए है किसी भी प्रकार का कोई दबाव में आकर कोई गलत कदम न उठाएं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते रहें, खुशी के साथ आगे बढ़ते रहें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हंसी खुशी के साथ क्या आगे चलें। तो हम अब अपना सब्जेक्ट है वो कौन सा, भारत का भूगोल है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। सर्वप्रथम भारत के भूगोल में हमने जो इसका मेन पॉइंट है कि भारत का भूगोल है, इसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर है, उसके बारे में चर्चा की। करक है, करक रेखा है और मानक देशांतर क्या, उसके बारे में हमने चर्चा की। कहाँ से गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है और कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। कौन से अंतर्वर्तीय राज्य हैं जो न तो स्थलीय है न तटीय सीमा से मिलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा पर कितने इसके राज्य विस्तृत किए गए हैं और स्थलीय सीमा पर कितने जो
जो राज्य हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कौन कौन से देश लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है और कौन कौन से देश सर्वाधिक है, कौन से तीन देश है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ क्या है अपना जो रिलेशन बनाते हैं, यानी जो अपनी सीमाओं का पार्टिसिपेट करते हैं, और कौन सी रेखा का क्या नाम है, ये हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने भारत का भौतिक विभाजन किया था कि भौतिक विभाजन क्या, डिवाइडेशन ऑफ भारत है, भौतिक विभाजन किया था। इसमें हिमालय पर्वत प्रदेश था, मैदानी भाग था, पर्वतीय प्रदेश था, पर्वतीय प्रदेश पठारी भाग तटीय था, और कौन सा था, द्वीपीय प्रदेश था। इस प्रकार हमने यहाँ तक यह चर्चा कर ली थी। कुछ शॉर्ट ट्रिक थी उसके माध्यम से, इससे पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो किसी को याद नहीं होता तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसकी स्रोत चोटियां हैं, दर्रे हैं, उनके बारे में हमने क्या है चर्चा की थी। चोटियों को आप एटलस के माध्यम से देखें, एक या दो बार देखेंगे चोटियां आपको याद हो जाएगी। जबकि दर्रे हैं वो कंफ्यूजन करने वाली हैं, तो उनकी मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको ना है तो आप अपने तरीके से क्या है कहीं से देख सकते हैं, कहीं से आप क्या है उनको समझ सकते हैं। ये कोई दबाव नहीं है, जिसकी इच्छा है वो देख सकता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार क्या है पढ़े और क्या आगे बढ़े। विशेषकर किसी ने भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के लिए सर्वप्रथम मुझे कहा था कि इनके बारे में चर्चा की जाए, तो मैंने ये जो कंप्लीट है वो कर दी है। क्वेश्चन सीरीज है वो चल रही है, तो हाल ही में थोड़ी दिनों में क्या यूट्यूब पर भी इसी प्रकार वो क्वेश्चन सीरीज जहां मैंने चला रखी है वहां से कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम यूट्यूब से क्या है जैसे ही भारत का कंप्लीट होगा, विश्व और भारत की जो सीरीज है वो चलेगी। और इसके बाद हम राजस्थान का, अब हाल ही में डिमांड आ रही है, 2-3 दिन से कह रही है कि राजस्थान का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाए। तो हम इसके बारे में क्या, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की हिस्ट्री है, कल्चर है और साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स है, राजस्थान के क्या है सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले भारत का अपवाह तंत्र है, जलवायु है, थोड़ा बहुत कृषि का है, ठीक है। कृषि के मोस्टली ज्यादा करंट के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें देख लेंगे। तो दो या तीन क्लास में क्या भारत की नदियां हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी जलवायु का थोड़ा सा टॉपिक करके बाद में हम जो राजस्थान में क्या है एंट्री करेंगे, क्योंकि मुझे 3 से 4 दिन हो गए उनको कहते हुए कि आप राजस्थान का डालें, भारत का कोई विशेष देखता नहीं है, तो आप राजस्थान के ऊपर लाएं, तो राजस्थान के ऊपर क्या बिल्कुल लाया जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि बीच में न छोड़ा जाए, एक प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएंगे, विश्व और भारत है, फिर हम राजस्थान में क्या है आराम से पढ़ेंगे। पॉलिटिकल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बचा है। इसके बाद हम सीधा डायरेक्ट क्या है राज्य संबंध में करेंगे, यानी राज्य सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बाद हम धीरे धीरे क्या है राजस्थान में भी क्या है एंट्री करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं भारत का अपवाह तंत्र है, भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत का अपवाह तंत्र की अगर बात करते हैं तो भारत में लगभग 4000 से अधिक नदियां क्या है प्रभावित होती है। भारत इतना विस्तृत है। भारत को अगर कहा जाता है कि प्राचीन समय में भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई थी। कौन से है विश्व गुरु की संज्ञा दी गई, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की सभ्यता है, संस्कृति है, चरमोत्कर्ष भी सभी प्रकार की यहाँ पर क्या विभाजित थी। महाद्वीपों का, भारत को एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सभ्यता है, संस्कृति है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झरने हैं, नदियां सभी विस्तृत रूप में एक भूखंड के रूप में विस्तृत है। इसलिए भारत को एक उप महाद्वीप की क्या है संज्ञा है वो दी जाती है, उप महाद्वीप की क्या संज्ञा दी जाती है, ठीक है। विश्व की अगर हम बात करते हैं, विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं थी, भारत की अगर बात करते हैं, भारत में लगभग 4000 से अधिक नदियां प्रभावित होती है। प्राचीन सभ्य की अगर बात करते हैं तो प्राचीन समय में अधिकतर जो सभ्यताएं थी, अधिकतर सभ्यताओं की अगर बात करते हैं, प्राचीन समय में अधिकतर सभ्यताएं हैं भारत के नदियों पर ही बसी थी। भारत की क्या है नदियों पर ही इन सभ्यताओं का क्या है विकास हुआ था। तो भारत में नदियों की अगर बात करते हैं, मोस्ट पॉपुलर 4000 से ज्यादा जो नदियां हैं वो भारत में प्रभावित होती है। और इन नदियों के ऊपर क्या है प्राचीन समय से ही अगर बात करते हैं तो प्राचीन समय से नगरों का बसा हुआ है, नगर बसे हुए हैं। सिंधु घाटी है, आर्य लोग है, भारत है, इंडिया, इस प्रकार विभिन्न जो है भारत के क्या है विभिन्न शहर बसे हैं। सिंधु सभ्यता थी, कौन सी सिंधु सभ्यता थी वो कौन सी सिंधु नदी के किनारे बसी थी। पहला पॉइंट लिखते हैं कि भारत में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, सीधा ऐसे नहीं एंट्री मार देंगे। नदियां ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, ठीक है, थोड़ी बताएंगे, थोड़ा सा आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि भारत में लगभग 4000 से, भारत में लगभग क्या है 4000 से ज्यादा नदियां प्रभावित होती है। भारत में क्या लगभग 4000 से ज्यादा जो नदियां हैं वो प्रभावित होती है, यानी बहती हुई दिखती है।
इसमें अगर बात करते हैं बेसिन बनाती है, ये नदियां क्या बनाती है, बेसिन बनाती है। अगर हम बात करते हैं तो यह लगभग 23 जो क्या है वृहद बेसिन बनाती है, यानी वृहद रूप से क्या बहने वाले क्षेत्र है, और 200 क्या बनाती है, लघु बेसिन बनाती है। इन 4000 नदियों की अगर बात करते हैं, इनमें से 23 क्या बनाती है, लघु बेसिन है, लघु बेसिन, और 200 क्या है, वृहद बेसिन बनाती है। कौन से आते हैं, वृहद है, यानी विस्तृत जो पार्ट का पानी का बहाव क्षेत्र होता है वो बनाने वाली कितने बेसिन हैं, 200 जो है वो किस प्रकार की है, ये इस प्रकार की है वृहद, या इसे क्या कहा जाता है, समांतर छोटे, समांतर छोटे है, समांतर छोटे आकार का विस्तृत बहाव क्षेत्र बनाती है, बहाव बनाती है। इस प्रकार नदियां बहती है तो इस प्रकार बेसिन बनाती है। जब नदी बहाव के साथ लाती है तो एक घेरनुमा संरचना बना लेती है, जिसे क्या कहा जाता है, लघु या वृत्त बेसिन कहा जाता है। ये लघु कितने हैं, लघु अगर बात करते हैं तो लघु छोटे कितने होते हैं, लघु केवल कितने हैं, समांतर छोटे कितने हैं, 200 हैं। वृत्त कितने हैं, हमारे वृत्त जो बेसिन है वो कितने हैं, 23 वृत्त बेसिन बनाती है। भारत की लगभग 4000 जो के है नदियां हैं वो भारत में बहती है। इनकी अगर बात करते हैं तो ये 23 बड़े भूखंडों का निर्माण करती है। जो जल क्षेत्र इकट्ठा जहां पर क्या इकट्ठा होता है, जल का क्षेत्र जहां इकट्ठा होता है, लगभग 23 ऐसे बेसिन है बनाती है। और अगर छोटे की बात करते हैं, लघु की बात करते हैं, 200 छोटे बेसिन का क्या है, निर्माण करती है। तो भारत की नदियों की अगर बात करते हैं, इन नदियों के किनारे क्या विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं बसी हुई है। ठीक है, विश्व की जो कि प्राचीन मानव सभ्यता है, विश्व की प्राचीनतम मानव सभ्यता है, इन्हीं नदियों के किनारे बसी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ये हमारी कौन सी आती है, सिंधु नदी के किनारे क्या है, बसी हुई है। इस प्रकार अगर बात करते हैं विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं हैं वो इन नदियों के किनारे क्या है, बसी हुई है। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से नगर हैं या सभ्यताएं हैं इन नदियों के किनारे क्या है, बसी हुई है। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं, विश्व की अधिकांश जो सभ्यताएं हैं वो इन जो 4000 नदियां बहती है इनके किनारे क्या है, बसी हुई है। कौन सी आती है, 4000 नदियों के किनारे के विश्व की अधिकांश है, विश्व की प्राचीन या अधिकांश सभ्यताएं हैं, विश्व की प्राचीन मानव सभ्यताएं, विश्व की प्राचीन मानव सभ्यताएं इन नदी बेसिनों के किनारे, इन नदी बेसिनों के किनारे बसी हुई है। कैसे, अगर हम बात करते हैं कहीं पर भी जाते हैं जहां पर हम निवास करना होता है, आज की अगर बात करते हैं तो जहां पर भी हम निवास करना होता है तो हम सर्वप्रथम वहां देखते हैं कि पानी का क्षेत्र है क्या, वहां हमें पर्याप्त मात्रा में जितने पानी की हमें क्या जरूरत है उतना पानी वहां मिल जाएगा। तो इसकी बात की आधार मान करके हम वहां पर निवास करेंगे। तो प्राचीन समय में जब सभ्यताएं बसी थी तो ये क्या नदियों के किनारे बसी थी। क्यों, ये देखते थे कि हमें जितनी पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता है, क्या इस क्षेत्र में जहां हम बस रहे हैं वहां से हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकता है। तो इसी आधार पर क्या ये सभ्यताएं इन किनारे बसी थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, सभ्यताओं की बात करते हैं तो पहली कौन सी आती है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये कौन सी है, सिंधु नदी के किनारे बसी थी, सिंधु नदी के किनारे बसी है। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है तो सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद मेसोपोटामियन सभ्यता है। ठीक है, मेसोपोटामियन सभ्यता है वो कौन सा है, दजला फरात है। ठीक है, मेसो कौन सी आती है, पोटियन या पोटिया सभ्यता है। कौन सा आता है, दजला फरात क्या है, नदी है। दजला फरात एक नदी बहती है, इस नदी के किनारे ये सभ्यताओं की अगर बात करते हैं तो आजकल इनको नहीं सुना है। प्राचीन सभ्यताएं ये किस प्रकार की है, प्राचीन सभ्यताएं हैं जो हमारे नदी बेसिनों के किनारे या नदियों के किनारे क्या है, बसी हुई है। पहली अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता है जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। दूसरी अगर बात करते हैं मेसोपोटामियन सभ्यता है जो दजला फरात नदी के किनारे बसी हुई है। एक हमने क्या था,
मिस्र पड़ा था, ठीक है। एक क्या है, फ्रांस की राजधानी अगर हम बात करते हैं उसके किनारे क्या मिस्र है, तो मिस्र की सभ्यता है नील नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसे मिस्र का वरदान, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, तो मिस्र की सभ्यता है। तीसरी अगर बात करते हैं मिस्र सभ्यता है, ये कौन सी नदी किनारे बसी हुई है, नील नदी है। मिस्र सभ्यता है जो नील नदी के किनारे क्या है, बसी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है। दजला फरात की अगर बात करते हैं उसके किनारे मेसोपोटामिया है। और तीसरी मिस्र की सभ्यता है नील नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। अगर दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दोआब से दिल्ली के आसपास का क्षेत्र दोआब बनाता है। राजस्थान की अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, दोआब क्षेत्र है, कनौज थे, चक्रायुध था, इंद्रायुध था, दोनों के बीच में घमासान हुआ था, इस क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो दिल्ली का विस्तृत पार्ट कौन से आता है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चौथा बात करते हैं दिल्ली है, दिल्ली जो हमारी है वो कौन सी नदी किनारे है, यमुना नदी किनारे बसी हुई है, यमुना नदी है। दिल्ली कौन से किनारे की बसी थी, दिल्ली की अगर बात करते हैं तो ये हमारी यमुना नदी बहती है, इसके किनारे बसी हुई है। दिल्ली कौन से आती है, यमुना नदी है। और कोलकाता की हमने बात की थी, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, कोलकाता है, कोलकाता ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी है। इसकी बात इससे करेंगे कि चार सभ्यता है, चार क्या नदियां हैं, इन नदियों के किनारे कौन कौन से बचे, फिर हम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन सा था, कलकत्ता जो कौन सा है, हुगली नदी के किनारे क्या है, बसा हुआ है। तो मुंबई की अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र का मुंबई जो क्षेत्र है वो हमें पता है कौन से, अरब सागर क्षेत्र पड़ता है, उसी के किनारे क्या है, अरब की खाड़ी है। और कांडला गुजरात का बंदरगाह है, ये जो सारे अरब के क्षेत्र में बसे हैं। तो मुंबई कौन सा आता है, मुंबई की अगर बात करते हैं, मुंबई आजकल उसे मुंबई कहा जाने लगा है, ये कौन सा आता है, अरब सागर के किनारे, कौन से क्या है, अरब सागर के किनारे बसा हुआ। इसलिए तो आप देखते हैं कि जब बरसात का मौसम आता है, ग्रीष्मकालीन जब ऋतु आती है, तो सर्वाधिक जो अगर बात करते हैं बरसात वहीं पर होती है। क्यों होती है, क्योंकि आर्द्रता ग्रहण करती है और ले लेती है, आर्द्रता ग्रहण कर करके है वहां बादल बनते हैं और बरसात करते हैं। और सर्वाधिक जो है ग्रीष्म ऋतु में, आपने चर्चा में देखा होगा कि मुंबई प्रति बार के है ग्रीष्म ऋतु में जब बरसात आती है तो उसमें मुंबई डूबती है, प्रत्येक बार डूबती है, क्योंकि ये भाव क्षेत्र से क्या नीचे की तरफ है। तो अरब सागर से जब लहरें उठती है, बरसात का पानी ज्यादा हो जाता है, तो जो मुंबई है वो डूबने की कगार पर है, ठीक है। इसके बाद हमने लंदन पढ़ा था, थेम्स या टेल्स नदी के किनारे। लंदन किस नदी किनारे है, थेम्स या टेल्स नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन की अगर हम बात करते हैं, लंदन कौन सा था, थेम्स है या इसे टेल्स नदी कहा जाता है। थेम्स या टेल्स नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, लंदन जो हमारा है वो थेम्स या टेल्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हमने चर्चा की थी न्यूयॉर्क है, हडसन नदी किनारे है। कनाडा न्यूयॉर्क था। उत्तरी अमेरिका की अगर बात करते हैं तो न्यूयॉर्क जो क्षेत्र है वो कौन सा आता है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है। ये कौन सी नदी किनारे है, हडसन नदी के किनारे है। हडसन की बात करते हैं, तटीय सीमा के आधार पर सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो कौन सा, हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी पढ़ी थी हमने। तो न्यूयॉर्क क्षेत्र कहां पर बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस, पेरिस की राजधानी, ठीक है, फ्रांस। पेरिस की अगर बात करते हैं तो पेरिस किस हमने पढ़ के आए थे, अगर महाद्वीपों की हमने चर्चा की तो पेरिस की बात हमने की थी। तो पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, पेरिस की अगर बात करते हैं तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस की अगर बात करते हैं तो ये हमारी सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा आता है, पेरिस है। इस प्रकार की सभ्यताएं बसी हुई है। इसके बाद केप काहिरा है, काहिरा हमने पढ़ा था, नील नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र कौन सा था, केप काहिरा हमने पढ़ा था। तो काहिरा की अगर बात करते हैं, काहिरा एक क्षेत्र है, काहिरा क्या है, एक क्षेत्र है। तो काहिरा की अगर बात करते हैं, 10वां काहिरा क्षेत्र कौन से आते हैं, नील नदी के किनारे है। नील क्या है, नदी के किनारे है। ये मोस्टली पॉपुलर वो चीजें करवा रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, इन शहरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रशासनिक आर्थिक दृष्टि से ये क्षेत्र क्या है, काम के हैं, इसलिए क्या इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद की बात हमने रोम क्षेत्र पढ़ा था। रोम की अगर बात करते हैं तो रोम कौन सा आता है, रोम टाइबर नदी है। रोम के किनारे कौन सा है, रोम कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, टाइबर जो नदी है। हम ये सारी जो है विश्व की जब नदियां पढ़ी थी, विश्व के अगर महाद्वीप पढ़े थे हमने, उन सभी के बारे में चर्चा की थी। तो वहां पर कौन सा था, रोम आया था, टाइबर नदी आता है, ठीक है। एक हैदराबाद आता है, भारत में कौन सा था, हैदराबाद है। एकमात्र जो अधीन न होने वाली, स्वतंत्र रहने वाली हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने क्या था, हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो हैदराबाद कौन सी नदी किनारे है, मुंशी नदी के किनारे। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद कौन से आते हैं, मुंशी नदी है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हमारा जो हैदराबाद क्षेत्र है वो मुंशी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद फिर बात करते हैं लाहौर है। लाहौर की अगर बात करते हैं तो लाहौर पाकिस्तान में चला जाता है, ये रावी नदी के तट पर है। लाहौर की अगर बात करते हैं, पूछ लिया जाता है
लाहौर कौन सा है, रावी नदी के तट पर है। लाहौर क्षेत्र में क्या सर्वाधिक जो नदियां हैं बहती हैं, इसलिए जो पाकिस्तान का ये क्षेत्र है यहाँ सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ जो है चीजें हैं वो यहाँ से निकलती है, उपजाऊ चीजें हैं वो यहाँ से निकलती है। ये हमारे मुख्य मुख्य शहर थे, इसके अलावा कई और बच जाते हैं, उनको हम क्वेश्चन इसके माध्यम से करेंगे। तो यहाँ से मोस्ट पॉपुलर है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस आधार पर कौन सी नदी है किस क्षेत्र में क्या है बसी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये शहर हैं और इन नदियों के किनारे क्या है बसे हुए हैं, ठीक है। ये किस प्रकार की है, प्राचीन सभ्यताएं हैं। जो प्राचीन सभ्यताएं की बात करते हैं, मानव की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो मोस्टली ज्यादातर कौन सी आती है, नदियों के किनारे बसी हुई है। कौन सी आती है, नदियों के किनारे बसी हुई है। अब हम क्या है नदियों की बात करते हैं, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करते हैं, भौगोलिक दृष्टि से संपूर्ण जो अगर बात करते हैं भारत की है, इसे 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से जो संपूर्ण भारत को है 3 जो जल प्रवाह है उन विभागों में विभक्त किया गया है। तो पहला इसको लिखते हैं भौगोलिक दृष्टि से भारत के जल तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या है, बांटा गया है। तो भारत का अगर जल अपवाह तंत्र है वो कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया, वो 3 जो भाग है उनमें बांटा गया है। भारत को कितने हैं, जल अपवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। पहली अगर हम बात करते हैं अरब सागर की शाखा, अरब सागर की, जिसमें वो नदियां जो अरब सागर में अपना पानी ले जाती है। दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी का जल अपवाह तंत्र है। तीसरा कौन सा आता है, अंतर प्रवाह क्षेत्र है। पहला अगर बात करते हैं अरब सागर, पहली की बात करते हैं अरब सागर जल प्रवाह तंत्र कुछ भी लिख सकते हैं, अरब सागर होना चाहिए कि अरब सागर में जाने वाली नदियां हैं। दूसरा बंगाल की खाड़ी की, दूसरा की बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का जल प्रवाह तंत्र है। तीसरा आंतरिक प्रवाह तंत्र है। कौन सा आता है, आंतरिक प्रवाह तंत्र है, यानी ऐसी नदियां जो अपना पानी न तो अरब सागर में ले जाती है और न बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। इनका जो पानी है इनमें पहुंचने से पहले ही कहीं विलुप्त हो जाता है, मैदानी भाग में कहीं क्या है विलुप्त हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रवाह तंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार हम 3 प्रकार के नदियों का चर्चा करेंगे, 3 प्रकार की नदियों को पढ़ेंगे। जो पहली कौन सी आती है, अरब सागर की है, दूसरी अरब सागर की है, दूसरी अगर बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की है, तीसरी कौन सी आती है, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि अरब सागर की जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है, कहां तक जाती है, इसका जो अरब सागर से क्या है हिमालय तक कितना क्षेत्र विस्तृत है, बंगाल की खाड़ी का कितना है, कौन सी नदियां सर्वाधिक जल लेकर जाती है, कौन सी पूर्वी जाती है, कौन सी क्या है पश्चिम में जाती है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। बाकी इसका जो पार्ट है आगे हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, आंतरिक प्रवाह के नदियां हैं, इनको क्या है धीरे धीरे क्या एक एक करके क्या है पढ़ेंगे। तो कल हम इसका क्या है एक पॉइंट अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इन नदियों की क्या है चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज खुश रहिए, मस्त रहिए, बिना दबाव के किसी भी प्रकार से क्या है पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय के साथ के आगे बढ़ते रहिए, किसी पर दबाव न बनाएं, स्वतंत्र रहने दें, क्योंकि उसी की मजबूरी हो सकती है, दूसरे की भी क्या आपकी मजबूरी होती है, दूसरे की मजबूरी हो सकती है, उसको शायद समझ में नहीं आ रहा हो, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, तो किसी प्रकार से हो सकता है उसका किसी अन्य बातों में इंटरेस्ट हो, ठीक है, पढ़ाई में ना हो, तो उसके ऊपर दबाव न बनाएं, स्वतंत्र रहने दें और खुशी के साथ क्या है पढ़ने दें। इसी प्रकार पढ़ते रहें और क्या आगे बढ़ते रहें। इसका जो अगला पार्ट है वो अगले सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।